नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। जैसे कि मैंने आपसे कल बोला था कि हम लोग एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं रियल न्यूज़ की, जिसमें मैं जो भी डेली के करंट अफेयर होंगे वो कवर करूँगा। तो आज मेरा डे 2 है, मतलब इसमें जो करंट अफेयर मैं कवर करूँगा वो करूँगा 19 और 20 तारीख के, ठीक है? और जो भी करंट अफेयर होंगे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलते हैं हम, सबसे पहले अपनी न्यूज़ आज की कौन-सी है? तो सबसे पहली न्यूज़ है, आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी इंडिया में एक एआई समिट चल रहा है, दिल्ली में, भारत मंडपम में। तो वहाँ पे क्या हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स बनाएंगे। और ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स है, ये कौन सी स्कीम के अंडर बनेगा? तो ये बनेगा पीएम सेतु के अंडर। अब हम दोनों चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये भारत और फ्रांस मिलके दोनों क्या करेंगे, और पीएम सेतु स्कीम है क्या? तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स जो बनाया जाएगा वो कानपुर में बनाया जाएगा। और कानपुर में भी कहाँ पे बनाया जाएगा? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTIA कानपुर, यहाँ पे बनाया जाएगा। अभी भारत और फ्रांस इन दोनों ने मिलके 2026 ईयर को ईयर ऑफ इनोवेशन के नाम से डिक्लेयर किया है, ठीक है? अब इसमें जो एरोनॉट ये दोनों क्या करेंगे, इंडिया और जो फ्रांस हैं ये दोनों एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें मेन जो फोकस एरिया होगा वो होगा एडवांस स्किल ट्रेनिंग इन एरोनॉटिक्स, ठीक है? सेकंड नंबर पे एमआरओ पे फोकस करेंगे। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ये सब जो होता है। थर्ड नंबर पे एयरपोर्ट ऑपरेशन और फोर्थ नंबर पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो टोटल जो इंडिया फ्रांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स है, उसमें मेन 4 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। कौन-कौन से? यहाँ पे एरोनॉटिक्स की फील्ड में करेंगे, एमआरओ की फील्ड में करेंगे, एयरपोर्ट ऑपरेशन की फील्ड में करेंगे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में करेंगे। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स है, ये सेटअप होगा कानपुर में। और कहाँ पे, मतलब कौन सी स्कीम के अंडर किया जाएगा? पीएम सेतु। अब यहाँ पे पीएम सेतु जो स्कीम है, इसका काम क्या है और ये कब लॉन्च की गई थी? तो यहाँ पे पीएम जो सेतु है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट अपग्रेड ITI। इसमें क्या करती है पीएम सेतु जो स्कीम है, वो 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है? इसमें सरकार ने टोटल 2025-26 से 2030-31 के लिए टोटल जो बजट एलोकेशन किया था वो किया था कितना? 60,000 करोड़ रुपए का किया था। अब 60,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन था ना, ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इसमें क्या होगा, 50% जो देगी, 50% जो देगी वो पैसा देगी केंद्र सरकार, ठीक है? 33% जो होगा, 33% जो पैसा होगा वो देगी कौन? राज्य सरकार। और 17% जो अमाउंट होगी वो देगा सेक्टर, जो भी सेक्टर होगा। जैसे अब यहाँ पे सेक्टर का मतलब क्या है कि पीएम सेतु स्कीम है ना? अब इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एरोनॉटिक्स सेटअप किया। अब मान लीजिए इस वाले पूरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स में 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो 100 करोड़ रुपए में क्या होगा, 50 करोड़ तो देगी भारत की सरकार, मतलब केंद्र सरकार, जो 50% शेयर होगा। अभी कानपुर में यहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो 33% जो होगा, मतलब 33 करोड़ रुपया वो देगी उत्तर प्रदेश की सरकार। और 17% जो होगा ना, वो एरोनॉटिक्स जो सेक्टर है भारत में वो देगा। ये टोटल मिला के 3 काम किया जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहला। सेकंड नंबर पे अपनी न्यूज़ कौन-सी है? अभी जो अपने गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह, इनके पास एक्चुअली 2 मंत्रालय, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और दूसरा सहकारिता मंत्रालय, मतलब कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। अब इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चलती है जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसका अभी सेकंड जो क्या बोलते हैं चरण है वो अभी लॉन्च किया है। मतलब आज लॉन्च किया जाएगा ये 20 तारीख को, 20 फरवरी 2026 को। अब इस वाली स्कीम में होता क्या है, बीवीपी बोलते हैं इस स्कीम को, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस वाली स्कीम में भारत सरकार जो है, जो हमें सीमावर्ती जो गांव हैं, जैसे चाइना के बॉर्डर पे कुछ गांव पड़ते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे गांव पड़ते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ते हैं, नेपाल के बॉर्डर पे, भूटान पे, जो भी बॉर्डर विलेज हैं उनमें डेवलपमेंट करती है। अब ये जो बीवीपी स्कीम है ना, ये जो सबसे पहली बार लॉन्च की गई थी, ये की गई थी 2022 में। तो इसका जो पहला चरण जो चला था, ये चला था 2022 से लेके 22-23 से लेके 2025-26 तक, जिसमें सरकार ने टोटल एलोकेट किया था, ये कितना किया था, ये किया था 48 करोड़ रुपए, मतलब 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। अब 4800 करोड़ रुपए में क्या-क्या किया था? पहले जो फेज़ था इसका, इसमें जो फ़ोकस किया गया था, जो चाइना के बॉर्डर पे जो गाँव पड़ते हैं, उनमें फ़ोकस किया गया था।
टोटल कितना था, 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे ठीक है, 3 साल के लिए, 2022-23 से चली थी 2025-26 तक। अब यहाँ पे 4800 करोड़ रुपए में क्या था, 2500 करोड़ रुपए ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ था, 2300 करोड़ रुपए जो हैं वो हाउसिंग, एनर्जी, टेलीकॉम और लाइवलीहुड पे खर्च किया गया था, और जिसके तहत 2967 जो गांव हैं वो कवर किए गए थे फर्स्ट फेज में। अब यहाँ पे जो अमित शाह हैं वो क्या करेंगे, वो असम से सेकंड जो फेज है वो लॉन्च करेंगे। अब असम में जब सेकंड फेज लॉन्च करेंगे तो इसमें क्या किया जाएगा, इस बार जो सेकंड फेज के लिए बजट एलोकेट किया गया वो कितना किया गया, 6839 करोड़ रुपए का। क्लियर है। और ये वाली स्कीम है ये कब तक चलेगी, अभी ये 3 साल के लिए एक्सटेंड और की है, मतलब सेकंड जो चरण है वो भी 3 साल के लिए चलेगा। 26-27 से 28-29, मतलब 25-26 से 28-29 तक इसको बढ़ा दिया गया, 26 से लेकर 29 तक। और इस बार जो कवर किए जाएंगे वो अपने कितने, 1954 गांव कवर किए जाएंगे। पहले जो चरण में गांव कवर किए गए थे वो कितने, वो 2967 2967 गांव कवर किए गए थे, जिसमें 19 डिस्ट्रिक्ट थे, 19 बॉर्डर ब्लॉक थे, और टोटल मेजर 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी पे फोकस किया गया था। अब की बार क्या करेंगे, 1954 गांव पे फोकस किया जाएगा, जिसमें टोटल एलोकेशन है 6839 करोड़ रुपए का। और इस बार जो कवर किए जाएंगे वो पूरे अपने जो 15 राज्य हैं जो बॉर्डर पे पड़ते हैं, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा अपना कौन सा, लद्दाख कवर किया जाएगा। और जो भी बॉर्डर स्टेट है 15 वो सब कवर किए जाएंगे। अब बॉर्डर स्टेट कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, बिहार हुआ, गुजरात हुआ, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, मणिपुर है, मेघालय, ये सब कवर किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है कि सेकंड फेज में क्या क्या होगा, ये फर्स्ट फेज का है और ये सेकंड फेज का है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है कि जो अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो एआई समिट में आए थे भारत में, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने G7 समिट जो इस बार 2026 में होगी वो होगी फ्रांस में, तो इसमें भारत को एक स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। अब पूरा न्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब की बार जो 2026 में G7 की मीटिंग होनी है वो होती है 52, मतलब 52वें नंबर की होनी है। इसमें जो स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है वो किया गया भारत में, और वो किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। भारत के साथ साथ एक देश को इनवाइट और किया गया, और वो देश अपना कौन सा है, वो है ब्राजील, ये आपको याद रखना है। अब G7 है, G7 में क्या रहता है, देखिए G7 कि में जो मेंबर हैं, नाम से पता चल रहा है, इसमें जो मेंबर हैं वो G7 मतलब 7 मेंबर हैं। पहले इसी वाले ग्रुप को G8 के नाम से जाना जाता था, इसमें रसिया और शामिल होता था। पर 2014 में क्या हुआ, रसिया ने यूक्रेन पर हमला करके उसका जो क्रीमिया रीजन है वो कब्जा लिया। इस वजह से जो G8 में से रसिया को बाहर कर दिया गया, और अब ये जो ग्रुप बचा है, ये अपना कौन सा, G7 ग्रुप बचा है। अब इसकी जो मीटिंग होती रहती है ना वो रोटेशन बेसिस पे होती रहती है। लास्ट टाइम 2019 में भी फ्रांस ने इस बार G7 की मीटिंग को होस्ट किया था, और 2026 में भी कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। अब इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो मैंने आपको बता दिया कितने हैं, 7 मेंबर कंट्री हैं, और ये फ्रांस में भी कहाँ पे होगा, तो फ्रांस में एक जगह जगह आती इवायाना, यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनएचएआई। एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में जितनी भी केंद्र सरकार के हाईवे हैं उनको रेगुलेट करते हैं एक तरह से। जैसे अगर आप नेशनल हाईवे पर चलेंगे तो आपको टोल दिखाई देता होगा। टोल अगर आप देखेंगे तो उस पर ध्यान से देखना, ऊपर लिखा रहता है एनएचएआई। एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एनएचएआई ने क्या किया है, एक बी कॉरिडोर, बी मतलब होता है मधुमक्खी कॉरिडोर, मतलब मधुमक्खी गलियारा, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब ये वाला जो इनिशिएटिव है बी कॉरिडोर, ये जो चलेगा वो कब तक, 2026-27, एक साल के लिए चलेगा केवल। और इसमें किया क्या जाएगा, इसमें एनएचएआई का टारगेट है कि हम एक साल के अंदर टोटल 40 लाख मतलब 4 मिलियन पेड़ पौधे लगाएंगे हाईवे के किनारे। जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे कि जिसमें फूल आते हों, जिससे क्या होगा, मधुमक्खी उन फूलों को सूंघेगी और उसके अंदर से जो भी रस होगा वो निकालेगी और एक शहद निर्माण करेगी। इस वजह से ही किया गया है। इनिशियल फेस में ये होगा कि इसमें 3 जो कॉरिडोर हैं इनको सिलेक्ट किया गया है। अभी वो 3 कॉरिडोर कौन कौन से हैं उसकी अभी न्यूज़ नहीं आई है। अभी के लिए आपको याद रखना है केवल कि जो प्रोजेक्ट भी है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एनएचएआई के द्वारा। कितने साल के लिए, एक साल के लिए किया गया, 2026-27 के लिए। जिसमें टारगेट है कि हम जो एनएचएआई है वो क्या करेगी, हाईवे के किनारे 40 लाख जो पेड़ पौधे हैं वो लगाएगी। 40 लाख पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होगा कि सब जो फूलों के पौधे होंगे, अलग अलग तरीके के पौधे होंगे, पर उसमें एक चीज़ डिसाइड की जाएगी
कि हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में है ना, हर 500 से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नीम का पेड़ लगा दिया और यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसपे फूल आते हों, ठीक है, क्योंकि मधुमक्खी है जो शहद बनाएगी वो किससे बनाएगी, फूल से तो बनाएगी। तो इस तरीके से एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम है बी कॉरिडोर, NHAI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट स्कीम क्या है, नेक्स्ट है कि जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लंबे समय तक, 15 साल रहे थे। अब यहाँ पे क्या था, तो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक AI लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के लिए, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विस्तार। विस्तार का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। अब विस्तार है क्या, देखिए विस्तार में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पुलिस के पास कॉल करना है तो आप क्या करते हैं, 112 पे कॉल कर देते हैं और पुलिस आपके घर पे आ जाती है, क्लियर है। या मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सी जो अपनी कंपनियां हैं या बहुत सी बीमा कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनियां, उनके कुछ टोल फ्री नंबर होते हैं जहां पे क्या है, AI असिस्टेंट बात करता है। सेम जो अपना विस्तार है ये काम करेगा। इसमें क्या करेगी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है, इसमें क्या होगा, एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक नंबर दे दिया जाता है 108 फॉर एग्जाम्पल। अब कोई भी किसान है अगर 108 पे कॉल करेगा तो उसको एग्रीकल्चर के बारे में AI पूरी जानकारी देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कोई किसान है ना, अब वो वहाँ पे क्या करता है, वो आगरा में, अभी वो 108 पे मान लीजिए कॉल करता है और वो पूछता है कि कल आगरा के रीजन में बरसात पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो वेदर फोरकास्टिंग करके भी ये बताएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में जो भी जानकारी होगी वो सब देगा। अब ये लॉन्च क्यों किया गया है, तो ये इसका पहले से प्लान था। इस बार का जो बजट आया था 1 फरवरी 2026 को, तो जो अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये जो विस्तार एप्लीकेशन है इसके लिए अलग से 150 करोड़ रुपए एलोकेट किया था। अभी इसका फेज 1 है, जो एप्लीकेशन है विस्तार AI, इसमें अभी जो लॉन्च किया गया है इसमें अभी केवल 2 ही लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, एक तो हिंदी और इंग्लिश। धीरे-धीरे क्या किया जाएगा, इसको अन्य लैंग्वेज तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कोरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था यून सुक योल, इनको अभी आजीवन कारावास दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है, इनकी अलग ही फैंटेसी थी। अब इनकी अलग ही फैंटेसी क्या थी कि 3 दिसंबर 2024 को इन्होंने क्या किया, रात में 11 बजे नेशनल मीडिया में आए और इन्होंने बोल दिया कि पूरे देश में क्या लगाया जाता है, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। और इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो नॉर्थ कोरिया से मिलके कुछ बड़ा करना चाहते हैं साउथ कोरिया के अंदर। मात्र मार्शल लॉ 6 घंटे तक लगा रहा और जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके अगेंस्ट में वहां पे क्या हुआ, साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ने लग गया। तो 14 दिसंबर 2024 को 14 दिसंबर 2024 को यून सो योल को वहाँ की जो पार्लियामेंट है साउथ कोरिया की, उन्होंने हटा दिया, इम्पीच कर दिया। अब इम्पीच कर दिया, उसके बाद वहाँ पे चुनाव हुए और जो विपक्ष के नेता थे जिनका नाम था यून जे मेई, ये क्या हो गए, ये यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए। अब इनके अंगेंस्ट में यून सुक के में अंगेंस्ट में वहाँ पे केस चला और केस जो चला तो इनको क्या दे दिया गया, वहाँ पे आजीवन कारावास दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, साउथ कोरिया हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया और यूके, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किया, एक ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाया है। ये जो मतलब यहाँ पे भारत और ब्रिटेन मिलके क्या करेंगे, मिलके जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम क्यों करेंगे, कि सबसे पहली बात भारत का जो टारगेट है, कि भारत का टारगेट है कि हम 2070 तक नेट जीरो बन जाएंगे। नेट जीरो का मतलब है कि भारत जितना भी जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो कर देगा, मतलब हम कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे 2070 तक। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसके ऊपर मूव करना होगा। इस वजह से भारत ने क्या किया है, यूके मतलब ब्रिटेन के साथ मिलके एक ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है वो बनाता है 272 गीगावाट का, जिसमें से क्या रहता है, जिसमें 141 जो है वो सोलर लाइट है और 55 जो है 55 गीगावाट है वो विंड ऑफशोर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा तभी हम 2070 तक क्या हो पाएंगे, नेट जीरो बन पाएंगे। अभी 2030 तक का भारत का टारगेट है कि हम ये जो है
272, इसको हम इंक्रीज करके कितना कर देंगे, 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे इसको। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अभी। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने है ना इंडिगो, एक एयरलाइंस कंपनी, इसके साथ मिलके 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च करें, इसको बोलते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे को ब्रांडेड का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है किसी कार्ड पे एक्सिस बैंक और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिगो, तो अगर एक कोई कार्ड है और उस पर 2 कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं तो उसको नाम क्या देते हैं, को ब्रांडेड। ठीक है। तो ये अभी एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर किया, विस्तारा के साथ। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास ये कार्ड होगा, को ब्रांडेड कार्ड है, ठीक है, अगर वो सॉरी एक्सिस बैंक का कोई भी कस्टमर है और उसके पास इंडिगो का कार्ड है, तो अगर वो इंडिगो के साथ में कोई भी फ्लाइट बुक करता है या रिलेटेड कोई भी सर्विस लेता है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है या कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। तो 2 तरीके कार्ड लॉन्च करें, एक का नाम है क्लासिक कार्ड और दूसरे का नाम है प्रीमियम कार्ड। अब इसके अंडर फैसिलिटी क्या है, वो अपने एग्जाम के लिए काम की नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो एक्सिस बैंक है उसने किस एयरलाइंस कंपनी के साथ मिलके क्रेडिट 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, तो वो है इंडिगो के साथ मिलके। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार है उसने क्या किया है, भू आधार एक लॉन्च किया है यूएलपीआईएन के तहत। अब यहाँ पे भू आधार क्या है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सब लोगों के आधार कार्ड हैं। अब आधार कार्ड क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जो 12 डिजिट का होता है। सेम दिल्ली सरकार ने क्या किया, जितने भी प्लॉट हैं, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है, उन सब का एक यूनिक आधार कार्ड लॉन्च किया है। और जिसमें जो यूनिक आधार कार्ड जो लॉन्च किया है ना, इसमें क्या होगा, इसमें हर जमीन को एक सर्टेन नंबर दिया जाएगा, 14 डिजिट का ये भू आधार होगा। कितने डिजिट का होगा, 14 डिजिट का ये भू आधार होगा। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, देखिए दिल्ली में क्या रहता है, लैंड के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। एक प्लॉट है उसकी 2-2 3-3 रजिस्ट्री हो रखी है, मतलब मोस्टली ज़मीनों पे डिस्प्यूटेड है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मामला कोर्ट में जाता है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सरकार को। अब सरकार क्या करेगी, पूरे जितनी भी ज़मीन का रिकॉर्ड उसको डिजिटल रखेगी। अब डिजिटल रखने के लिए कोई तो एक सर्टेन नंबर होना चाहिए, तो इस वजह से भू आधार लॉन्च किया है दिल्ली ने। अब भू आधार तो लॉन्च किया है, अब जो नंबर जो होगा ना, जैसे हम हमारा आधार कार्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आधार नंबर। ऐसे ही जो भू आधार है उसमें जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूएलपीआईएन। यूएलपीआईएन कितने डिजिट का होगा, 14 डिजिट का होगा। अब यूएलपीआईएन का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी लोगों को पता होगा, उनके वैसे ही मीम्स बनते रहते हैं, तो रेखा गुप्ता। उसके बाद ये हमारी आज की न्यूज़ थी। अब कुछ चलते हम, जो मैंने डे 1 में कुछ न्यूज़ कवर करी थी, उनमें कुछ रिवीजन करते हैं क्या क्या था। सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो था, एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक थी, इसको आरबीआई ने अभी शेड्यूल बैंक के स्टेटस से हटाया था। तो जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसको कौन सी बैंक में मर्ज किया गया था, तो आंसर था इसका सारस्वत बैंक। सेकंड था एफसीआई। एफसीआई ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी के साथ एक टाई अप किया था, मतलब 5 साल के लिए एग्रीमेंट था, जिसमें क्या करेगा, एफसीआई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चावल की सप्लाई करेगा आने वाले 5 साल के लिए। और चावल का जो रेट डिसाइड किया गया था वो किया गया था 2800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। थर्ड है जेंडर बजट। जेंडर बजट में इस बार जो 2026-27 में एलोकेशन किया गया वो किया गया है अप्रॉक्स 5,01,000 करोड़ रुपए, 5.01 लाख करोड़। और जो पिछली बार के कंपैरिजन में 11% का इंक्रीज था। लास्ट ईयर जो एलोकेट किया गया था वो किया गया था 4,49,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है अपना चीता। चीता का मैंने अभी बताया था कि मध्य प्रदेश का, मतलब कल बताया था, कूनो नेशनल पार्क है। इसमें क्या था, इसमें 2022 में कुछ चीता लाए गए थे जो 2 कंट्री से लाए गए थे, एक तो अपने दक्षिण अफ्रीका से और दूसरा लाया गया था कहाँ से, नेमीबिया से। अभी एक फीमेल चीता थी जिसका नाम था गामिनी। गामिनी ने क्या किया है, 3 चीता बच्चों को जन्म दिया है। और इसके साथ में भारत में अब चीता की संख्या बढ़ के हो गई है 38। इस साल के 2026 दिसंबर तक का टारगेट है कि भारत में चीता की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, आयुष। अभी आयुष कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कौन से नंबर की हुई है, 3rd नंबर की आयुष कॉन्फ्रेंस की गई है। और ये कहाँ पे हुई है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC दुबई में हुई है। इससे पहले 2 बार हो चुकी है आयुष कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले 2017 में हुई थी, सेकंड नंबर पे 2024 में हुई थी। नेक्स्ट है एडवाइजरी ग्रुप, आईआईसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर एक काम करता है आईआईसीए। इसने क्या किया है, एक ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस के लिए, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मतलब बिजनेस करने में सफल सुगमता हो, इसके लिए कमेटी बनाई है। और जो कमेटी बनाई गई है, इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? वो ज्ञानेश्वर कुमार बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मिलान एक्सरसाइज। मिलान एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है। इस बार इसमें 72 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि मिलान एक्सरसाइज में बहुत रेयर केस होता है कि रसिया और अमेरिका एक साथ आए। तो मिलान एक्सरसाइज में रसिया और अमेरिका है, वो दोनों एक साथ आए हैं सबसे। और ये कहाँ पे हो रही है? विशाखापट्टनम में। मिलान एक्सरसाइज सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले 1995 के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसमें उस समय 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? मैंने कल बताया था आपको। इंडिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ISST, ठीक है। 4 देश शामिल थे। अभी जो 2026 में 72 कंट्रीज शामिल हो रहे हैं। टोटल 15 से लेकर 25 तारीख तक चलेगी, जिसमें 15, 16, 17, ठीक है। ये 15, 16, 17 ये 3 दिन जो चलेगा वो IRF चलेगा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, IFR। 18, 19, 20 हार्बर फेस चलेगा, और उसके बाद सी फेस चलेगा 5 दिन का, ठीक है। तो ये मेरी करंट अफेयर थी आज की। अगर आपको ये पसंद आती है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाके नो योर एग्जाम सर्च करना है, आपको मेरा चैनल दिखाई दे जाएगा। वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।